नमस्कार साथियों, हम सिविल सेवा परीक्षा तथा अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम एनसीईआरटी की जो पाठ्यक्रम है उसमें कक्षा 6 का जो चौथा अध्याय है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है मानचित्र। तो मानचित्र क्या होता है? मानचित्र पृथ्वी की सतह का कोई भी एक छोटा भाग होता है जिसे हम पैमाने की सहायता से एक सतह पर हम चित्र द्वारा बना के इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो मानचित्र होता है उसको बनाने के लिए पैमाने का उपयोग करा जाता है। तो हम इसको अभी और अच्छे से आगे देखेंगे। मानचित्र में अधिक जानकारी दी जाती है जितनी कि हम ग्लोब में नहीं दे पाते। अब आप बात करते हैं मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मानचित्र होते हैं, सबसे पहला तो होता है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र जैसे कि आप यह देख रहे हैं, भौतिक मानचित्र वो मानचित्र हो जाएगा जिसमें सारी की सारी भौतिक चीजों को बता सकते हैं, जैसे कि पर्वतों को है, पठारों को, मैदानों को, नदियों को, महासागर इत्यादि। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे कि ये भारत का भौतिक मानचित्र है। इसमें आप ये गंगा नदी को देख सकते हैं, समुद्र को देख सकते हैं और जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आता है दूसरा राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र वो होता है जिसमें हम अलग अलग जो क्षेत्र हैं, देश हैं, राज्य हैं, विभिन्न देश व राज्यों को, नगरों की सीमाओं को, गांवों को, जो हम सीमाओं के द्वारा जिसको प्रदर्शित करते हैं उसको हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं उत्तराखंड की सीमा और हिमाचल प्रदेश की सीमा कहाँ पर है, इसको बताने के लिए ये जो मानचित्र यूज कर रहे हैं हम, भारत की सीमा तथा चीन की सीमा, नेपाल की सीमा, ये सभी जो चीजें हैं, तो इस प्रकार का जो मानचित्र होता है इसको राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, जो सीमाओं को दर्शाता है। इसके बाद हमको बताया जाता है कि एक तीसरी तरह का मानचित्र होता है, इसे बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र में हम जब भी सड़क वगैरह बताएंगे, वर्षा का एरिया बताएंगे, वन का एरिया बताएंगे, उद्योग बताएंगे, या किसी प्रकार की विशेष जानकारी को जब हम प्रदर्शित करेंगे किसी मानचित्र में, तो उसको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो कुछ हम उदाहरण देख सकते हैं थीमेटिक मानचित्र के, जैसे कि ये नेशनल हाईवे का, जो नेशनल हाईवे निकले हैं, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 24, तो उनका ये जो मानचित्र है वो हो गया। उसी प्रकार से जो वार्षिक जो वर्षा होती है उसका मानचित्र हो गया। यह मानचित्र बताता है कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। उसी प्रकार से जो वन का क्षेत्र है भारत का, उसको यह बताता है कि जो फॉरेस्ट का एरिया है, वन का एरिया है, वह कैसा है और कहाँ पर सबसे ज्यादा घने वन है, कहाँ पर घने वन नहीं है। तो इस प्रकार से थीमेटिक मानचित्र जो विशेष प्रकार की जानकारी देते हैं। तो हमने अभी तक 3 प्रकार के मानचित्र के बारे में अध्ययन करा है। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र क्या होते हैं इनको समझा है, और थीमेटिक मानचित्र को किस प्रकार हम समझेंगे इसको हमने समझा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमको बताते हैं कि मानचित्र में 3 बहुत अधिक जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, वह 3 घटक होते हैं। तो पहला होता है दूरी, दूसरा होता है दिशा और तीसरा होता है प्रतीक। आप ऐसे समझें कि जब भी किसी मानचित्र को बताना पड़ेगा तो उसमें दूरी का एक पैमाना जरूर लेना पड़ेगा। आपको मानचित्र में दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि किस दिशा में इसकी उत्तर दिशा है, और किसी भी चीज को दर्शाने के लिए प्रतीक जो है उसका प्रयोग करते हैं। तो हम थोड़ा दूरी के बारे में देखते हैं। तो जब भी किसी भी बड़ी जो चीज है, यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी किसी स्थान की दूरी को व्यक्त करें। कहने का मतलब यह है कि पैमाने का हम उपयोग करते हैं। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं दूरी को। ये एक मानचित्र है और इस मानचित्र में जो पैमाना है वह 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर बराबर करके लिखा गया है। यानी कि यदि ये कुआं और ये विद्यालय, इसकी अगर बीच की जो दूरी है, कुएं विद्यालय से कुएं के बीच की यदि दूरी है भाई अगर 70 मीटर है, तो हम 7 सेंटीमीटर की यहाँ पे रेखा को खींच देंगे। क्यों?
क्योंकि हमने बिल्कुल सटीक एक पैमाने का प्रयोग करा है, इसलिए तो दूरी के लिए हम मानचित्र में पैमाने का उपयोग करते हैं। पैमाना स्तर पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का एक अनुपात होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। इसके बाद आता है जो हमको दिया है दिशा के बारे में। तो दिशा, जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप सारी दिशाओं के बारे में जान सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये मानचित्र में कि एक कोने में एक दिशा दी है, उत्तर दिशा का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक चिन्ह बना दिया और उत्तर की दिशा बता दी। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमको उत्तर दिशा का पता चल गया तो उत्तर दिशा का पता चलने के बाद हम सारी दिशाओं का पता लगा सकते हैं कि दक्षिण कहाँ है, पूर्व कहाँ है और पश्चिम कहाँ है। तो इसलिए जो मानचित्र होते हैं उनके जो ऊपर के या किसी भी स्थान पर ऊपर की तरफ दिशा बता दी जाती है कि ये जो हमने मानचित्र बनाया है इसमें उत्तर दिशा किस तरफ है। तो उसकी सहायता से जैसे कि दूरी तो पैमाना बता देती है और ये जो उत्तर दिशा है ये उसकी सभी दिशाओं की हमको जानकारी दे देती है। तो जो प्रमुख जो दिशाएं हैं वह 4 दिशाएं होती हैं जिन्हें प्रधान दिक्सूचक कहा जाता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। और इन्हीं के मध्य में 4 प्रकार की दिशाएं होती हैं, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व होगी। इसी प्रकार से 4 दिशाएं और होती हैं। आगे हम थोड़ा समझते हैं ये दिक्सूचक, जिसको हम इंग्लिश में कंपास बोलते हैं, ये क्या होता है। तो जो दिक्सूचक यानी कि कंपास जो होता है उसमें जो है चुंबक का यूज करा जाता है। तो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो उसकी स्थिति होती है वह हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में बनी रहती है। तो जब हम कंपास का प्रयोग करते हैं तो इसकी जो एक सुई है, जो इसका निशान है, वह हमेशा उत्तर दिशा की ओर बना रहेगा। तो जब हमको किसी भी स्थान पर पहुंचकर वहां पर उसकी उत्तर दिशा का पता चल जाता है तो हम सारी दिशाओं का पता लगाकर और उस मानचित्र या उस नक्शे से हम सही स्थान और सही दिशा का पता लगा सकते हैं। तो दिक्सूचक की सहायता से हम किसी भी स्थान पर दिशा का पता लगा सकते हैं। और इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि तीसरा जो बताया था कि मानचित्र में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो है दूरी, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी रहता है कि हम किस प्रकार का पैमाना रख रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वह है दिशा। तो उसके लिए हमें उत्तर दिशा का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उत्तर दिशा की सहायता से हम सभी दिशाओं का पता लगा लेते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे जो बात करी गई थी मुख्य है जो मानचित्र में, वह है प्रतीक। तो प्रतीक क्या होते हैं? मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न वस्तुएं जैसे कि भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां, इस प्रकार की बहुत प्रकार की चीज हैं जो हम वास्तविक मानचित्र में बना नहीं सकते। यदि हम सोचें कि इसको हम बना दें तो फिर वो मानचित्र पर दर्शाया नहीं जा सकता। तो उसके लिए क्या करते हैं? प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र पर आसानी से खींचा जा सकता है तथा उसका अध्ययन किया जा सकता है। तो आप इसके लिए देख सकते हैं, जैसे कि मानचित्र के अंदर अगर हमें रेलवे लाइन को दर्शाना है तो हम इस प्रकार से रेलवे लाइन को दर्शाना है तो हम इस प्रकार से उनको दर्शा सकते हैं। यदि हमें सड़कों को दर्शाना है, चाहे पक्की हो चाहे कच्ची हो, तो इस प्रकार से हम सड़कों को दर्शा सकते हैं, सीमाओं को दर्शा सकते हैं, नदियों को दर्शा सकते हैं। जो भी चीजें हमको यदि दर्शानी है तो इस प्रतीकों द्वारा हम दर्शा सकते हैं। मानचित्र की जो एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए जो प्रतीक होते हैं इनमें अंतरराष्ट्रीय सहमति रहती है कि जिस प्रकार से हम जैसे कि आप समझे कि रेलवे लाइन है और जो सड़क है, तो जब ये रेलवे लाइन का प्रतीक हो चुका है और सड़क का जो प्रतीक हो चुका है तो हम कहीं भी जाएंगे तो हमको इस प्रतीक से पता चल जाएगा कि ये क्या इसने बता के रखा है। तो अब हमने ये समझा
कि जो हमने सबसे पहले समझा था कि मानचित्र में 3 प्रमुख घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो इस प्रकार से यह हमारा होता है। आगे इस में दिया है पार्ट में कि रेखा चित्र क्या होता है। तो आप ऐसे समझना कि रेखा चित्र और मानचित्र दोनों अलग अलग होते हैं। मानचित्र में फर्क ये होता है कि मानचित्र में हम एक पैमाना लेते हैं और मानचित्र में पैमाने के आधार पर पूरा मानचित्र बनाया जाता है, ठीक। लेकिन जो रेखा चित्र होता है वह हम अपने अनुमान के आधार पर, अपनी याददाश्त के आधार पर, या हम अपने आप को समझने के लिए उसको बना देते हैं। उसमें कोई पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता है। रेखा चित्र वह आरेख होता है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त के पर आधारित होता है। आगे इन्होंने दिया है एक आखिरी में ये खाका। खाका क्या होता है कि कोई जो क्षेत्र होता है वह इतना छोटा होता है जिसका हमें अध्ययन करना पड़ता है। तो हम उसका जो यदि उसका कोई भी चित्र बनाएंगे तो उसको ठीक वैसा बनाने के लिए हम उसको छोटा नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं कि जो क्षेत्र तो छोटा है, लेकिन उसका अध्ययन करने के लिए उसको बड़े रूप में हम मानचित्र के रूप में उसे दर्शाते हैं। तो उस चीज को हम बोलते हैं खाका। तो रेखा चित्र और खाका ये आखिरी के इस चैप्टर के 2 पॉइंट थे। तो इसके साथ हम जो है चौथा अध्याय इसको हम समाप्त करते हैं और अगली जो वीडियो आएगी वह 5वें अध्याय की होगी। धन्यवाद।